मेरे कुछ खुद से बनाए हुए नोट्स हैं जिसको मैं बार बार पढ़कर रिवाइज़ करता हूँ। आप देख रहे होंगे कि इसमें मैं सेक्शन काफ़ी सारा बनाया हूँ कि करंट अफेयर्स, गवर्नेंस, ज्योग्राफी, थॉट्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एनसीईआरटी सबके मैं इसमें बनाया हूँ। ये काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से मैं अपने नोट्स को रख पाता हूँ। से इफ़ यू आर डूइंग टुडे इट मीन्स यू आर अचीविंग इट टुमारो। यूपीएससी एक लंबे टाइम की जर्नी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो अब मैं आपसे भैया पूछना चाहूँगा टाइम मैनेजमेंट को लेकर, जो कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जिससे वो कभी दूर नहीं कर कि दिल्ली में आकर हर स्टूडेंट आने से पहले ये सोचता है कि बजट कि वो रहेगा, उसका कितना खर्चा आएगा, उसको कैसे चीज़ें मैनेज करनी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम जा रहे हैं एक ऐसे स्टूडेंट के पास जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और जब भी हमारे जुबान पे यूपीएससी का नाम आता है तो मन में हमेशा एक ही ख्याल आता है, या तो मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर या फिर करोल बाग। हमें लगता है कि इन्हीं जगहों पे रहकर यूपीएससी की तैयारी की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि दिल्ली में रहकर, डिफरेंट कोने में रहकर अपनी यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो ऐसे ही एक डीयू के स्टूडेंट के पास आज हम जाने वाले हैं और साथ ही में जो भैया हैं वो अपना ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, यानी कि मान लीजिए एक पार्ट टाइम जॉब की तरह वो करते हैं। और उसके बाद जो है एक प्रिपरेशन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट काम होता है। तो हम भैया से सब कुछ जानेंगे कि वो अपना टाइम मैनेज कैसे करते हैं और कैसे वो कम बजट में भी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाते हैं। तो ये सारी जानकारी जो है आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रंजीत पांडे है। मैं पिछले साल ही 2020 में दिल्ली विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस ऑनर से ग्रेजुएशन की है। मैं मुनीरका में पिछले 2 साल से रह रहा हूँ। पास में ही आर के पुरम संकल्प कोचिंग है जहाँ से मैं यूपीएससी के कोचिंग ली है। आइए मैं आज अपने लाइफ स्टाइल से अवगत कराता हूँ कि मैं कैसे रहता हूँ, कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज करता हूँ, मेरा दिनचर्या क्या है, मेरा रूटीन क्या है, मेरी स्ट्रेटजी क्या है, आपको इस चीज़ से अवगत कराता हूँ। ये मेरा बेड है जहाँ पे ऑफ कोर्स मैं सोता हूँ। ये मेरे नोटबुक है जहाँ पे मैं कुछ प्लेसेस लिखता हूँ जो करंट अफेयर्स में रहते हैं। उसको मैं सोने से पहले और उठने के बाद देखता हूँ इस वर्ल्ड मैप में, ताकि वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाए और मैं उसको अच्छे से याद कर पाऊँ। ये मेरा वॉशरूम है। ये मेरा किचन एरिया है जहाँ मैं खाना खुद से बनाता हूँ। ये मेरे कुछ लिमिटेड रिसोर्सेस है जिसको मैं बार बार रिवीजन के लिए फॉलो करता हूँ। ये मेरे एनसीईआरटी के बुक्स है जिसको मैं 2 से 3 बार पढ़ चुका हूँ। ये मेरे कोचिंग के कुछ नोट्स हैं और सुब्रा मैम के नोट्स है जिसको मैं पॉलिटिकल साइंस के लिए सुब्रा मैम के नोट्स को फॉलो कर रहा हूँ। ये कुछ स्टैंडर्ड बुक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और ये मेरे कुछ खुद से बनाए हुए नोट्स है जिसको मैं बार बार पढ़कर रिवाइज़ करता हूँ। ये चैंटिंग बैग है। बहुत सारे मेडिटेशन होते हैं जिसमें मैं मंत्र मेडिटेशन को फॉलो करता हूँ। इससे मुझे फोकस बनाने में और कंसंट्रेशन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिला हुआ है। ये कुछ मोटिवेशनल बुक है मैं जिसको रेगुलर पढ़ते रहता हूँ ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ। ये बुक है जैसे कि द पावर ऑफ हैबिट। इसमें बताया गया है कि किसी भी हैबिट को बनने के लिए कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और क्या 21 दिन वाला जो एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि किसी भी हैबिट को फॉर्म होने के लिए 21 दिन लगते हैं, ये सब इसमें मैंने बताया हुआ है। और ये दूसरी बुक है रिच डैड पुअर डैड। और ये मेरा यूपीएससी 2022 के लिए रोड मैप है जहाँ मैं अप्रैल 2021 से जुलाई 2021 तक एक टेस्ट सीरीज़ फॉलो कर रहा हूँ विजन की, जिसमें 8 फंडामेंटल टेस्ट सीरीज़ है। उसको मैं जुलाई तक कंप्लीट कर लूँगा ताकि मेरा जीएस एक बार पूरी तरह से कवर हो जाए। और ये अगस्त 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक मुझे अपना 3 से 4 घंटा ऑप्शनल पढ़ना है। और जीएस साथ में जीएस करंट अफेयर साथ में साथ चलेगा। और आंसर राइटिंग में इसी जीएस का आंसर राइटिंग मैं इसी पीरियड में करूँगा। फिर जनवरी 2022 से लेके मार्च 2022 तक मैं ऑप्शनल की आंसर राइटिंग करूँगा, जीएस की आंसर राइटिंग करूँगा और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूँगा। फिर अप्रैल 2022 से लेके मई 2022 तक मैं प्रीलिम्स के लिए पूरी तरह से फोकस हो जाऊँगा और बार बार रिवीजन करूँगा, टेस्ट दिलाऊँगा। ये मेरा एक बोर्ड है जहाँ पे मैं खुद को मोटिवेट रखने के लिए रोज़ थॉट्स बदलते रहता हूँ। मैंने कुछ थॉट्स लिख के रखे हैं। ये एक स्टार प्लस का महाभारत का एक वो है, रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनुभूमि में खेला जाता है। और दूसरा ये मेरे खुद के थॉट्स है, यूपीएससी तो आसान नहीं है लेकिन मैं भी नौसिखिया नहीं हूँ। और ये मेरा स्टडी टेबल है जहाँ पे मैं रात को बैठ के पढ़ता हूँ। ये मेरा आशियाना के अंदर छोटा सा जुगाड़ू सेटअप है जहाँ पे मैं स्टडी करता हूँ।
आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बेडशीट लगाने के पीछे क्या कारण है। तो इसके पीछे 3 कारण हैं, क्योंकि जब मैं पढ़ते पढ़ते एग्जॉस्ट हो जाता हूँ तो मुझे पावर नैप लेना होता है। तो पास में ही बेड है, आप देखे होंगे कि उधर से जब देखे होंगे तो ये पर्दा आपको दिखा होगा, तो बेड है, मैं वहाँ पे 5 मिनट नैप लेने जाता हूँ और वो कब 1 घंटा 2 घंटा में बदल जाता है पता नहीं चलता है। तो इसलिए मैं ये डिस्ट्रैक्शन को लिमिट करने के लिए एक जुगाड़ू सेटअप बनाया हूँ। दूसरा कारण ये है कि मैं अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ 3 घंटे 5 से 8, और फिर उसके बाद खाना भी मैं खुद से ही बनाता हूँ। तो मेरे पास काफ़ी सारे जो टाइम है इसी में खर्च हो जाता है। तो लाइब्रेरी से आने और जाने का जो ट्रेवल टाइम है मैं बचाने के लिए मैं ये खुद से ही, और पूरे रूम का रेंट मैं खुद से ही 5,000 देता हूँ, तो उस 5,000 को यूटिलाइज़ करने के लिए मैं जुगाड़ू सेटअप बनाया हूँ। और तीसरा कारण ये है कि आजकल कोरोना की वजह से लाइब्रेरी भी 24/7 खुली नहीं रहती है, और मैं रात में पढ़ना प्रेफर करता हूँ। उसके 1,200 रुपये लगते हैं, 1,200 रुपये बच भी जाते हैं, जिसको मैं अपने नोट्स में या फिर खाने पीने में यूज़ कर लेता हूँ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि हाल फिलहाल में मैं क्या पढ़ रहा हूँ, या फिर मैं स्टडी टेबल पे कैसे चीज़ों को मैनेज करता हूँ। ये है पीएम बख्शी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको मैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फॉलो करता हूँ, आर्टिकल्स रेफ़र कर लेता हूँ। ये मेरे खुद के लक्ष्मीकांत के कुछ नोट्स है जिसको मैं बार बार रिवीजन करता हूँ। आपको देखकर लग ही रहा होगा कि अंडरलाइन बार बार करने की वजह से, रिवीजन करने की वजह से ये काफ़ी अंडरलाइन और गंदी दिख रही है। ये मेरे कुछ ऑप्शनल के नोट्स है जिसको मैं सुब्रा मैम के नोट्स को और कुछ बुक्स को रिफ़र करके एक निचोड़ बनाया है, ताकि मैं ऑन टाइम रिवीजन कर सकूं। ये लक्ष्मीकांत है जिसको मैं रिफ़र करता हूँ। मेरे पास 6 एडिशन भी लक्ष्मीकांत है, बट वो मेरे पास इस आईपैड में है। जब से मैं ये आईपैड ख़रीदा हूँ तब से मुझे बुक्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सारी बुक्स मुझे इसमें अवेलेबल हो जाती है। इसमें मैं नोट्स भी बना लेता हूँ, करेंट अफेयर के नोट्स मैं इसमें बना लिया करता हूँ। आप देख रहे होंगे कि इसमें मैं सेक्शन काफ़ी सारा बनाया हूँ कि करेंट अफेयर्स, गवर्नेंस, ज्योग्राफी, थॉट्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एनसीईआरटी सबके मैं इसमें बनाया हूँ। ये काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से मैं अपने आप नोट्स को रख पाता हूँ। ये डिजिटल है, काफ़ी डिजिटल है, और मैं इसमें मैप्स का भी प्रैक्टिस करते रहता हूँ। इसमें आप जैसे मैं इसमें इस पेंसिल आईपैड के पेंसिल के द्वारा मैं इसमें अच्छे से लिख भी पाता हूँ, प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाती है। तो जितने सारी बुक्स हैं मैं इसमें पढ़ लेता हूँ, मुझे दूसरे बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये मेरा टू डू लिस्ट है, जिसमें मैं रोज़ टारगेट लिखता हूँ कि मुझे कितना क्या क्या पढ़ना है और कितना अचीव किया है, एनालिसिस करता हूँ, और फिर उसके बाद जितना हो पाता है मैं कर पाता हूँ। इससे मैं टू डू लिस्ट बनाने के पीछे ये कारण है कि मैं अपने आप को डायरेक्टेड रख पाता हूँ, मोटिवेटेड रख पाता हूँ, और रैंडमनेस नहीं रहती है मेरी चीज़ों में। अगर मुझे जो करना होता है मैं पिछले रात को ही लिख लेता हूँ कि मुझे ये कंप्लीट करना है अगले दिन। तो इसमें मैं कुछ थॉट्स लिखा हूँ, कुछ जैसे इफ़ यू आर डूइंग टुडे इट मीन्स यू आर अचीविंग इट टुमारो। मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताते समय बताया था कि एक मैं टेस्ट सीरीज़ फॉलो कर रहा हूँ विज़न की। 8 फाउंडेशनल टेस्ट सीरीज़ है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ ताकि मेरा फाउंडेशन अच्छे से बिल्डअप हो सके। ये कुछ टेस्ट सीरीज़ है जिसमें मैं पहले से ही एक प्रैक्टिकल टाइम दिया हूँ कि इतने दिनों में मुझे वो सब्जेक्ट कंप्लीट करना है और इतने तारीख को मुझे ये टेस्ट देना है। और ये मैंने इसको शील भी करके रखा है ताकि पूरे एग्ज़ाम वाली फीलिंग दे सके, मैं एग्ज़ाम प्रेशर को फील कर पाऊँ। जब भी एग्ज़ाम देना होता है तो मेरे पास OMR शीट रहता है, उसी को मैं इसको फिर ओपन करता हूँ और उस समय 2 घंटे की टाइमिंग लगा के मैं इस टेस्ट को दिलाता हूँ। ये मेरे सुब्रा मैम के कुछ नोट्स हैं जिसको मैं पढ़ता हूँ, और ये गीता है जिसको मैं रोज़ सोने से पहले पढ़ता हूँ। 3 से 4 पेज रोज़ पढ़ लिया करता हूँ। ये लाइफ लेसन, एथिक्स और कुछ चीज़ें जो कि कलयुग में ज़रूरी है वो मुझे इससे पता चल जाती है। इधर आइए, ये मेरी मम्मी है। ये प्राइम मोटिवेशन है मेरे लिए। अगर जब भी मैं थक जाता हूँ या हारा हुआ महसूस करता हूँ, UPSC एक लंबे टाइम की जर्नी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो जितना भी उसके लिए स्किल चाहिए होता है मुझे ये मम्मी से मिलता है। मैं बार बार मम्मी के बारे में सोचता हूँ और उसके बाद मेरे अंदर एक एनर्जी की लहर दौड़ उठती है। मुझे लगता है कि मुझे करना है, मतलब सिचुएशन को ठीक करने के लिए, मेरी मम्मी के चेहरे पर वो स्माइल देखने के लिए, इनके लिए मैं
सो गाइज़, अभी आपने देखा कि भैया ने पूरा अपना रूम दिखाया, साथ ही में आपको बताया कि वो किस तरह से पढ़ाई करते हैं। खुद अपनी एक लाइब्रेरी बना के रखी है, जो कि मुझे भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगी। ये मॉडल जो भैया ने यहाँ पे यूज़ किया, हर किसी का अपना होता है। और अभी हम भैया से और भी कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो सबसे पहले भैया मैं जानना चाहूँगा कि आपके लिए ये जो UPSC करने का मोटिवेशन है वो कहाँ से आया, कहाँ से आपने सोचा कि आपको ये UPSC की तरफ जाना चाहिए? मैं 7th या 8th क्लास में था। मैं रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ा हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय रायगढ़। वहाँ पे हमारा एक था कि सभी को अपने एम को लिखकर अपने बेड के पास चिपकाना होता था, ताकि अगर इंस्पेक्शन के लिए अगर डिप्टी कमिश्नर या कलेक्टर आए तो उनके मन में पॉजिटिव प्रभाव हो। और पापा को कहीं से पता चला था, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, वो बोला करते थे कि IPF बनना है, IPF बनना, IPF। तो उस समय मैं अपने लाइब्रेरी सर से पूछा कि सर ये IPF क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये IPF नहीं, IPS होता है, जिसको UPSC का एग्ज़ाम एक होता है जिसको क्लियर करके IPS लोग बनते हैं। ये पुलिस सर्विसेज है। और बचपन से मुझे वर्दी पहनने का बड़ा शौक़ था, जिसमें मैं अगर मैं डिरेल्ड हो जाता था या फिर बहुत ज़्यादा लापरवाही करता था तो अपने आप को एक वर्दी के फ्रेम में इमेजिन करता था और उस पर कट का निशान लगाया करता था इमेजिनेशन में। तो फिर मेरे अंदर एक डर सा आ जाता था कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा तो क्या होगा, या फिर से मैं अपने ट्रैक पे आ जाता था और मैं पढ़ना दूसरा कारण ये भी है कि मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, जहाँ पे चीज़ों को मतलब एक तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो अपने ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो थोड़ा और ज़्यादा हो जाए ताकि आगे की जो जनरेशन है वो ठीक हो जाए। तो मेरे घर का सिचुएशन उतना ठीक नहीं है, उसके लिए मैं करना चाहता हूँ। तीसरा ये भी एक कारण था कि जब मैं संकल्प में गया था तो उस समय एक आदमी को फुटपाथ पे सोया देखा था। उनसे पूछा, उनको बिस्कुट ऑफ़र किया मैंने, फिर बिस्किट ऑफ़र किया, उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों सोए हो, तो उन्होंने बोला, और वो उन्होंने पी रखी थी। तो बाद में उनसे पता चला कि पीना उनकी आदत बाद में बन गई थी, मजबूरी उनकी पहले थी। ठंड के कारण मतलब उनके पास ना घर था रहने के लिए, इसलिए उन्होंने पी रखी थी ताकि वो अपने वो करते। तो मुझे लगा था इनके लिए कुछ करना है यार, अपने लिए तो ठीक है सब करते हैं, मुझे इनके लिए कुछ करना है। तो ये सब कुछ मेरे मोटिवेशंस के अपने कारण है। जी भैया, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी आप कौन सा अटेम्प्ट जो है वो देने वाले हो, यानी कि 2021 में दोगे या फिर जो नेक्स्ट ईयर है वहाँ पे उस समय? एक्चुअली 2021 में देता, लेकिन ये कोरोना की वजह से मैं कुछ दिन घर चला गया था। और मुझे लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट जो होता है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं हम। तो वो जो फर्स्ट अटेम्प्ट का जो एक फोर्स लगा रहता है, मोटिवेशन रहता है, वो बहुत पीक पे होता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट हो वो मेरा एक अच्छे से तैयारी करके हो, इसलिए मैं इसको थोड़ा पोस्टपोन कर दिया। मैं सोचा कि 22 में अच्छे से प्रिपरेशन करके दूंगा, इसलिए जो मेरा नेक्स्ट अटेम्प्ट रहेगा वो मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट और नेक्स्ट अटेम्प्ट 22 ही रहेगा। बिल्कुल भैया, और इस चीज़ को मैं रिलेट कर पा रहा हूँ आपके जो थॉट्स आपने लिखा थॉट ऑफ द डे में, जहाँ पे लिखा हुआ था कि रणभूमि में युद्ध लड़ने से पहले मन भूमि में लड़ना पड़ता है। तो UPSC भी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको अपने मन के अंदर जो है एक युद्ध लड़ना पड़ता है, उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है, तभी आप UPSC की तरफ बढ़ पाते हो। तो अब मैं आपसे भैया पूछना चाहूँगा टाइम मैनेजमेंट को लेकर, जो कि एक UPSC एस्पिरेंट की लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जिससे वो कभी दूर नहीं कर सकता। अगर कोई सक्सेसफुल होता है तो उसका एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कि टाइम मैनेज वो कैसे करता है, कैसे स्टडीज़ को टाइम देता है। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप सभी को स्टार्टिंग में ही बताया था कि भैया पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, पार्ट टाइम ट्यूशन देते हैं स्टूडेंट्स को, तो वहाँ पर टाइम मैनेज करना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होता होगा। तो कैसे भैया आप टाइम मैनेज करते हैं अपना, बताइए प्लीज़। हाँ, तो UPSC के लिए कंसिस्टेंसी तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं क्या करता हूँ कि सुबह मतलब 6-7 बजे सोता हूँ और 12 बजे 1 बजे तक सोता हूँ। उठता हूँ, खाना वाना बनाकर 1-2 घंटा थोड़ा पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद 3 से 4 बजे सो जाता हूँ। मैं 3 से 4, साढ़े 4, 1-1.5 घंटा सो जाता हूँ। फिर उसके बाद मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता हूँ 5 से 8 बजे तक। मैं 2 ट्यूशन पढ़ाता हूँ, जिससे मुझे 8 से 8,000 मिल जाते हैं। और फिर 8 बजे आने के बाद मैं खुद से खाना बनाता हूँ। खाना बनाने के बाद फिर 10 बजे से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। फिर 10 बजे से सीटिंग होती है मेरी, और सुबह 6 बजे तक। उसके बाद मैं बताया चैंटिंग करता हूँ, मैं मेडिटेशन के लिए चैंटिंग करता हूँ, गीता पढ़ता हूँ, और उसको करने के बाद मैं फिर सो जाता हूँ। और ये फिर मेरा रेगुलर रिपीटेड होता रहता है।
जी भैया, मतलब साफ साफ कि आप रात में पढ़ना प्रेफर करते हो। हाँ, मैं थोड़ा निशाचर प्रवृत्ति का हूँ। अच्छा, हर किसी का अलग अलग टाइम होता है, कोई दिन में पढ़ना प्रेफर करता है, कोई रात में पढ़ना पड़ता है। तो मीन्स कि भैया पूरी रात ही 10 बजे से लेकर 6 बजे तक टाइम जो है वो अपनी स्टडीज़ को डिवोट करते हैं। अब मैं भैया आपसे जानना चाहूँगा मेन चीज़ जो कि दिल्ली में आकर हर स्टूडेंट आने से पहले ये सोचता है कि बजट, कि वो रहेगा, उसका कितना खर्चा आएगा, उसको कैसे चीज़ें मैनेज करनी है। एक मिडिल क्लास फैमिली या एक गरीब परिवार से आना और या फिर अगर यूपीएससी की तैयारी करना, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के लिए। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपका कितना बजट है और आपने कैसे इन चीज़ों को मैनेज किया? क्या क्या दिक्कतें का सामना आपको पहले करना पड़ा है इस सब? तो जब मैं दिल्ली आया तो उस समय तो घर वालों ने सपोर्ट किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं चूँकि पढ़ रहा हूँ तो मेरे पास नॉलेज है, फिर मैं ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। और मुझे नहीं लगता कि अगर कोई दिल्ली में रहना चाह रहा है और उसके घर से सपोर्ट उतना नहीं मिल पा रहा है तो ट्यूशन से बेस्ट ऑप्शन मुझे और कोई दूसरा नहीं दिखता। मुझे नहीं लगता कि आपको 8 से 10 हज़ार के लिए 8 घंटा या एक प्रॉपर जॉब को देना चाहिए। आप 1 या 2 ट्यूशन पढ़ाइए, आपका एक्सपेंसेस मीट हो जाती है उतना में, तो वो बेस्ट लगता है। मैं 2 ट्यूशन पढ़ाता हूँ, उससे मैं एक्चुअली मेरा भी नॉलेज एनहेंस होता है। 2 ट्यूशन पढ़ाता हूँ जिससे मुझे 8,000 मिल जाता है, और जो कमी पड़ता है फिर घर वाले कर देते हैं मेरे लिए। तो ये 8 से 10 हज़ार में मेरा हो जाता है। रूम का किराया निकल जाता है, खाने का खुद मैं खाना बना लेता हूँ, ये सब मैं खुद करता हूँ, ताकि लाइब्रेरी नहीं जाता हूँ, खाना खुद से बनाता हूँ। तो इसके भी कारण है, खाना खुद से बनाने की वजह से पैसे मेरे बच जाते हैं, और कोरोना के टाइम में बाहर खाना सही भी नहीं है, हेल्थ पर ध्यान देना होता है। तो ये 8 से 10 हज़ार में मेरा हो जाता है। जी बिल्कुल, तो मतलब ये फैक्टर है कि अगर आप खुद से कुछ करना चाहो तो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक गरीब परिवार से आते हो तो आप यूपीएससी की तैयारी यहाँ पे आके नहीं कर सकते या पढ़ाई नहीं कर सकते। बस आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि मेरे को कुछ करना है। आप हर चीज़ कर सकते हो। बस इस चीज़ को लेकर जो भी अभी फ्रेशर्स घर पे बैठे हैं या जो भी बच्चे बैठे हैं जो इन फ्यूचर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चीज़ लेकर आप दिल्ली आ सकते हो और उस जज्बे के साथ आगे बढ़ सकते हो। अब मैं भैया आपसे पूछना चाहूँगा एट द एंड में कि जो फ्रेशर्स अभी जैसे कि 10th में बच्चे होते हैं तो उनके अंदर काफ़ी जिज्ञासा होती है यूपीएससी को लेकर। हमारे अंदर भी थी, जब मैं भी 10th क्लास में था तो यूपीएससी के ऊपर वीडियोस देखता था। तो वो बच्चे को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो? काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि अभी से ही +2 10th में ही नोट्स बनाना शुरू कर देते, तो क्या उसके बारे में आप यहाँ पे क्या कहना चाहोगे एक गाइडेंस के तौर पे? मेरा मानना है कि नोट्स बनाने के लिए 12th या 10th क्लास सही नहीं है, क्योंकि उस समय आप प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं। आप अच्छे क्वालिटी के नोट्स उस समय नहीं बना सकते हैं। अगर आप 10th-12th में हैं तो आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ग्रेजुएशन में जब मैं एनसीईआरटी को पढ़ रहा था तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें पता चली जो मुझे ग्रेजुएशन के बाद भी, मतलब ग्रेजुएशन जब तक नहीं हुई थी तब तक पता नहीं चली थी। काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिसको मुझे एनसीईआरटी से क्लियर हुआ। तो एनसीईआरटी तो मस्ट है। अगर आप 10th-12th में हैं और करना चाहते हैं यूपीएससी के लिए तो आप बेशक एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो एनसीईआरटी के साथ साथ आप द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस की आदत लगा सकते हैं, क्योंकि इसको पढ़ने में समझने में आपको टाइम लगता है। 1 महीना में आदत नहीं बनती है या फिर आप नहीं समझ पाते हैं, तो इसको एक लंबे टाइम देना होता है। तो आप ये एनसीईआरटी कर सकते हैं, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पर कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप परिवार से हैं तो उसके बाद आप कोचिंग कर लीजिए, या फिर नहीं भी कोचिंग कीजिएगा तो भी आप यूपीएससी कर सकते हैं। जी भैया बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भैया इतना अपना कीमती टाइम देने के लिए। मुझे जहाँ तक लगता है यार कि पैसे से ज़्यादा एक इंसान की ज़िंदगी में उसका समय होता है, और एक यूपीएससी एस्पिरेंट की ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो है समय ही है। और आज भैया ने समय निकाला हमारी वीडियो के लिए, तो आशा करता हूँ आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आई होगी। और हम आशा करते हैं भैया कि आप अगले साल अपना जो भी एग्ज़ाम देने वाले हो वो क्लियर करो, प्रीलिम्स करो, मेंस और इंटरव्यू। और कोई आपका जो सपना है आईपीएस बनने का, आईपीएस बनो, और हम आकर फिर उस दिन इंटरव्यू लें और आप लोगों को भी बताएं कि भैया आईपीएस बन चुके हैं। और आप लोग भी जो भी तैयारी कर रहे हो उनको भी मेरी तरफ से और भैया की तरफ से भी ऑल द बेस्ट कि आप लोग भी तैयारी करते रहिए, सपने देखते रहिए। सपने देखने से ही सपने पूरे होते हैं, और सपने बड़े देखिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस तरह की और भी वीडियोज़ पाने के लिए, और इस वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।